नमस्कार, स्वागत है आपका डेली न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। साहिबगंज इलाके में अब भी है तनावपूर्ण माहौल। डबल मर्डर के बाद से कैंप कर रही है पुलिस। 4 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश में चल रही है छापेमारी। पैक्स अध्यक्ष और उसके भाई की हत्या पर शुरू हुई राजनीति। पीड़ित परिवार से मिलकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर बोला हमला। और यूक्रेन से लौटे मुजफ्फरपुर के कई छात्र, बताया वहां का हाल। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज के बेरिया गांव में मछली मारने को लेकर वर्चस्व की लड़ाई में पैक्स अध्यक्ष राजेश सहनी, उनके भाई मुकेश सहनी हत्याकांड के दूसरे दिन भी गांव में तनाव व्याप्त है, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस मामले में परिजनों ने 15 लोगों को नामजद करते हुए साहिबगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है, जिसमें पुलिस ने 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बैरिया गांव के मनीष सिंह, लोकेश सिंह, फूलदेव महतो और चमन सिंह है। वहीं 11 फरार अपराधियों की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जिस हथियार से पैक्स अध्यक्ष और उनके भाई की हत्या की गई थी, कुछ हथियार को पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसमें 1-2 नाली बंदूक, वहीं दूसरी DBBL गन और 12 खोखा जब्त किया गया है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि वर्चस्व की लड़ाई में हत्या की गई है, जो कि सोची समझी साजिश थी। 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। 2 व्यक्तियों की जिसमें से की हत्या हुई है। इस मामले में मछली मारने को लेकर के, मछली पालन को लेकर के वहाँ पे तालाब में विवाद था। विवाद के पश्चात में दोनों पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद में एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई, जो कि 12 जो अभी तक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है और जो इंजरी देख के लग रहा है वो 12 बोर का जो है राइफल था, उसके द्वारा हुआ है। इसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया थाने में। टोटल 5 लोगों को अरेस्टिंग की गई है, जिसमें 3 लोग मुख्य अभियुक्त हैं और उनकी अरेस्टिंग हो गई है। इसके अलावा जो हत्या में या घटना में जो प्रयुक्त हथियार है उसको भी बरामद कर लिया गया। सर, इसमें कितने लोग टोटल इन्वॉल्व हैं और भारी संख्या में सर फायरिंग की बात आ रही है? नहीं, देखिए, जो इंजरी है भारी संख्या में नहीं, अभी तक के जो डबल बैरल राइफल है उसका इस्तेमाल हुआ है। हम लोगों ने प्लेस ऑफ अकरेंस को भी देखा है। अगर भारी संख्या में फायरिंग की बात होती तो डेफिनेटली ब्लैंक कार्टेजेस वहां मिलते और इंजरी इस तरीके की नहीं आई है, तो उसमें जिस तरह की इंजरी पोस्टमार्टम में आएगी उसके अनुसार हम लोग आगे करेंगे। हथियार जो सर जब्त की है, लाइसेंसी है, गैर लाइसेंसी है? इस सभी मामले में जांच हो रही है, जांच के पश्चात की बात करेंगे। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में हुई दोहरे हत्याकांड की अब राजनीति भी तेज हो गई है। शुक्रवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव साहिबगंज के बैरिया गांव पहुंचे, जहां मृतक पैक्स अध्यक्ष के परिजनों से मुलाकात की। पप्पू यादव को देखते ही मृतक के परिजनों ने चीख चीख कर न्याय दिलाने की बात कही। पप्पू यादव ने कहा कि मृतक के परिवार को सुरक्षा मिलने के साथ ही 20-20 लाख रुपए का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। इसके साथ ही आरोपियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाई जाए। एक बार फिर मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, आप खुद सुनिए। उन्होंने थाना प्रभारी को इन्होंने 65-22 इन्होंने सना दिया, केस किया कि घटना बड़ी हो सकती है। लगातार हमसे रंगदारी मांगा जाता है, फायरिंग जबरदस्ती किया जाता है, दहशत का माहौल बनाया जाता है और हम लोग जीने के लायक नहीं।
इसमें सिर्फ मछली बहाना हो सकता है, लेकिन जो तरीके हैं वो है कंप्लीट रूप से एक छत्र मेरा राज है। कोई बोलने की हिम्मत ना कर सके इस घटना के बाद, क्योंकि जिस तरीके से ये पैक्स अध्यक्ष बने और फिर जिस तरीके से इस इलाके में सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार से ये बढ़ रहे थे उस समाज में, तो उनको लगा कि कल कोई ऐसी बड़ी आवाज़ ना उठ जाए ताकि हम लोग के लिए खतरा हो जाए। तो तुम अपने राजनीतिक वर्चस्व और अहंकार के कारण आदमी को जानवर और कीड़ा ककड़ी की तरह तो मार दो, तो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है ना भाई। इससे बड़ा खौफ तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये कोई मर्डर नहीं है, ये नरसंहार था जिसमें 3 भाई को मारने की तो तैयारी थी, साथ साथ वहाँ जितने लोग होते सबको मारा जाता। वो तो लगभग जितने मछुआरे बाहर से आए या जो लेने आए वो वहाँ से बाहर भागे। जब देखा दूर से फायरिंग, अब इन लोगों को लगा लोकल में कि जान तो नहीं मार देगा, हम इसी गांव के हैं। इन लोगों 3 नरसंहार में उन पर भी 302 का मुकदमा लगना चाहिए। आप सस्पेंड कर दीजिए, हटा दीजिए, जान तो चली गई ना भाई। तो सस्पेंड करने के बाद क्या जान लौट सकता है दोनों भाई का? नहीं लौट सकता है। तो यदि जान नहीं लौटेगा तो जो कंप्लीट है, जो इस घटना को करने में वाक ओवर दिया है या थाना प्रभारी को पैसा मिला करके तब जाकर के ये घटना घटी है, तो आप पूरी इंक्वायरी करिए, थाना प्रभारी को डिस्चार्ज करिए, उसको भी 302 के मुकदमे में डालिए, किसकी इसमें भूमिका है उसको देखिए। और ये 302 का मुकदमा और मछली के चलते नहीं है, अदतन ये लगातार साजिश लंबी चल रही थी और लंबे समय से साजिश करके इतनी बड़ी घटना की गई है। तो इसीलिए इसको 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो, इस पूरे परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था हो, उनके बच्चों को 20-20 लाख रुपया मिले, उनकी दूसरी जो भाई हैं उनकी पत्नी सर्विस में नहीं हो तो उसको कंप्लीट नौकरी दिया जाए, और साथ साथ इनके बच्चों को पढ़ाने की पूरी गारंटी सरकार ले और अविलंब स्पीडी ट्रायल करके इसमें फांसी की सजा। रूस यूक्रेन की युद्ध के बीच भारतीय मूल के हजारों छात्र अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। रोमानिया बॉर्डर आने तक मौत का साया बना रहा। इस बीच छात्रों को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। मेडिकल का छात्र योगेश और उज्जवल गुरुवार की देर रात अपने घर लौट आए। यूक्रेन में खौफनाक मंजर की पूरी दास्तां बयां कर योगेश ने बताया कि यूक्रेन से 900 किलोमीटर दूर रोमानिया बॉर्डर पहुंचना मुश्किल था। भयावह स्थिति में सभी अपनी जान बचाने में लगे थे। खाने पीने पर आफत बन गई। यूक्रेनी सेना पहले अपने देश के लोगों को बचाने में लगे थे। उनका व्यवहार भारतीयों के प्रति विपरीत था। भारत सरकार से किसी प्रकार की कोई मदद रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचने में छात्रों को नहीं मिली। योगेश के घर पहुंचते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। आसपास के लोग भी योगेश से मिलने गांव पहुंचे। कांटी क्षेत्र के लस्करीपुर पंचायत के छपरा धर्मपुर यदु निवासी शैलेश कुमार उर्फ गुड्डू सिंह का पुत्र योगेश कुमार है। वहीं साहू कॉलोनी के रंजीत कुमार शाह के पुत्र उज्जवल कुमार भी कल देर रात वापस यूक्रेन से अपने घर पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद परिवार में जश्न का माहौल है। वतन वापसी के बाद परिजनों की चिंताएं खत्म हुई। उज्जवल और उनके परिवार के लोगों ने भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिस प्रकार मोदी जी उनके बच्चे को लाए हैं वैसे ही बाकी बच्चों को भी ले आए। माहौल तो अच्छा है लेकिन अब पूरी तरीके से अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए, हमारे घर के लिए अच्छा है। कुछ परिवार है जिनके लिए अभी भी वही हालात है जो हमारे यहाँ 10 दिन पहले था। तो इसलिए जल्द सरकार का सहयोग कितना संतोषप्रद रहा? संतोष फल तो जब वही तक था जब हम रोमानिया क्रॉस कर गए। उससे पहले हमारे लिए वो असंतुष्ट छोड़िए, वो 0 से भी नीचे था। स्थिति कैसी थी वहाँ पे? स्थिति ऐसी थी कि कब कहाँ बम गिर सकती है वो हमें नहीं पता। तो हमें जब बस भी किए तो हमें बच के चलना है। हमने बहुत रास्ते बदले। जो रास्ता हमें जल्दी से जल्दी कवर हो सकता था उसको हमें 14 घंटे 15 घंटे में करना पड़ा। रोमानिया बॉर्डर तक आने में कितना बड़ा जो है सो संघर्ष का सामना करना पड़ा? रोमानिया बॉर्डर तक आने में ही संघर्ष था, उसके बाद तो कोई संघर्ष वैसा नहीं था। मेन था रोमानिया बॉर्डर में आने में दिक्कत हुई हमें। उसके बाद सरकार थी, लेकिन जहां हमें बहुत ज़रूरी थी कि सरकार हमें कुछ मुहैया कराए या कुछ भी कराए, अब वो कह रहे हैं कि हम आपको फ्री में ला रहे हैं। तो फ्री में लाना वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है।
आप अगर हमें बॉर्डर के इस पार से ला रहे, हमें उस साइड से लेके आते, आप फ्री में नहीं पैसे लेके ही लेके आते, तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगता कि आप हमें कुछ सपोर्ट है, बैकअप है। लेकिन वहाँ पे हमारे लिए बैकअप नहीं था, वहाँ जो थे सो हम खुद थे, हम सीनियर, हमारे जूनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर जो सीनियर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम, तो हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट करके अभी तक एक दूसरे को। तो रोमानिया बॉर्डर से कितने दूर पे आप लोग रहते थे? यूक्रेन में हम लोग रोमानिया से 800-900 किलोमीटर दूर थे, जिसे हमें बस के द्वारा जाना पड़ा। यूक्रेनी जो फौजी थे और वहाँ यूक्रेनी के जो लोग थे, उनका कैसा स्थिति था आप लोगों के प्रति, कैसा ट्रीटमेंट? पहले तक तो जब तक वॉर नहीं हुई थी, यूएन की मीटिंग नहीं हुई थी, तब तक अच्छा था। जब से यूएन में उन्होंने वोट नहीं दिया, न्यूट्रल हो गए भारत में, तब से हमें दिक्कत का सामना शुरू हो गया। क्योंकि लोग तो अच्छे से व्यवहार करते, लेकिन जो फौज थी उनका व्यवहार हमारे प्रति बदल चुका था। क्योंकि पहले हम भी रोड पे घूमते थे तो हमें कोई पुलिस नहीं कुछ करती थी, या फिर हमें कभी कोई दिक्कत होती थी पुलिस आ जाती थी। लेकिन जो उस दिन उस रात का जो व्यवहार था वो हमारे लिए एकदम विपरीत था, कि हमने कभी उनको उस रूप में देखा ही नहीं। वो अपने पहले सिटीजन्स को प्रायोरिटी दे रहे थे, हमें छोड़ के। जितना दिन वहाँ पे रहे, खाना पीना या फिर रहना सोना कैसे व्यवस्था? डरे हुए थे और कठिनाई हुई कि यही हमें बहुत मतलब डिस्कम्फर्ट हुआ थोड़ा यूक्रेन में ट्रैवल करने में। लेकिन हम लोग जब रोमानिया पहुंचे तो सब बॉर्डर के रास्ते, बॉर्डर के रास्ते, तो सब कुछ स्मूथली हुआ। हम लोग को पिकअप कर लिया गया और हम लोग को फ्लाइट में डाल के। लगभग कितने बिहार के लोग रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, स्टूडेंट? मैं अभी जहाँ पे आया हूँ उसमें लगभग 20 थे, 20-25 तो होंगे। वहाँ की जो समस्या थी वहाँ की यूक्रेन गवर्नमेंट के, क्या क्या मदद मिला आप लोग को? सर यूक्रेनियन गवर्नमेंट से तो मुझे नहीं लगता कुछ मिला। इंडियन एम्बेसी से क्या मदद मिली? इंडियन एम्बेसी से असिस्टेंस हमको मिला। इंडियन एम्बेसी ने ऑर्गेनाइज किया है आपको सारा प्लेन वगैरह, सारा रेसिडेंस वगैरह। जो हम टेम्पोररी वहाँ रहे थे, जो NGOs वगैरह थे, वो इंडियन एम्बेसी के अंडर गाइडलाइंस, अंडर प्रोटोकॉल काम कर रहे थे, तो इंडियन एम्बेसी ने हम लोगों को निकाला। लगभग कितने दिन वहाँ मुसीबतों का सामना करना पड़ा? सर जब तक हम लोग वहाँ थे ना, यूक्रेन में जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, मतलब वही मुझे मुसीबत वाला लगा। जब हम लोग रोमानिया पहुँच गए तो सब कुछ एकदम सिचुएशन सही था। ऑफ कोर्स बॉर्डर पे रश था, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली हम सबको निकाल दिया और अच्छे से मतलब रखा, अच्छे जगह पे रखा, अच्छा खिलाया और लिस्ट बनाए कि किनको प्रायोरिटी दिया जाए। जिनकी स्टैंप लगी थी पहले, उनके बेसिस पे उनको प्रायोरिटी दिया गया और उनको फ्लाइट में एक एक करके बैठ। मुजफ्फरपुर में गर्मी की आहट पड़ते ही आगजनी की घटना शुरू हो गई। गुरुवार और शुक्रवार को 2 जगह पर आग ने तबाही मचाई है। आगजनी की पहली घटना सकरा की है, जहां देर रात रामपुर कृष्ण पंचायत के रेपुरा गांव स्थित हजाम टोला में अचानक आधा दर्जन घरों में आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगी में कई लोग आंशिक रूप से झुलस गए, हालांकि कोई बड़ा जान माल की क्षति नहीं हुई। अगलगी की इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। सर हम तो नहीं देखे कैसे लगा। कैसे पता चला आपको? एक बेर धंधोरा हुआ है तब ये देखे। कितना घर जला है? घर तो 5 गो घर जरल। कितना का क्षति होगा लगभग? 2-1.5 लाख के तो होबे कल। सर हम नहीं थे, हम माई के यहाँ चले गए थे। यहाँ पे रात में पता नहीं कैसे आग लगा। गहना था, सोना कान में के था, पायल था, नाक में के 4 गो था, बच्चे सबका कपड़ा था, जन्म प्रमाण पत्र बनाए थे, सारा कागज यही था, बर्तन बासन टरंग के पड़ा हुआ ऐसा ही था। लगभग कितना का क्षति है? सर कैसे हम बता सकते हैं, एक कहाँ से पैसा कमा, सालों से एक जुगाड़ करके रखा हुआ था, सारे के सारे एक ही बार में। सर हम लोग तो घर में सोए हुए थे, इधर बाहर 2-3 आदमी निकला, बोला कि जे आग लगा, आग लगा। उसके बाद उठे बाल्टी से पानी उनी पटाने शुरू किए। कोई समझ में नहीं आया, मतलब पता नहीं चला कैसे आग लगी। दमकल वगैरह की गाड़ी आई थी क्या? क्या को गाड़ी आई थी? 2 गाड़ी आया। कितना का लगभग क्षति का अनुमान है? सर इसमें तो गहना जेवर भी था और जो पैसा कौड़ी कागज पट्टे जो भी है वो सब कुछ नहीं बचा है। वहीं आगलगी की दूसरी घटना सदर थाना क्षेत्र की है, जहां गोबरसही स्थित बैंकर्स कॉलोनी के एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
आगजनी में घर में रखे लाखों का सामान जलकर खाक हो गए। बताया गया कि बैंकर्स कॉलोनी निवासी आलोक कुमार के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कीमती सामानों को तो बचा लिया गया, फिर भी लाखों की संपत्ति जल गई। उन्होंने बताया कि पत्नी को ऑफिस छोड़ने गए थे, इसी बीच फ्रिज में आग लग गई। कुछ ही देर में आग पूरे घर को चपेट में ले लिया। जस्ट अभी आए हैं तो देखे कि आग लगा हुआ है। मे बी आई थिंक फ्रिज से आग लगा हुआ है, कंप्रेसर फटा होगा उसी से। आप कहाँ गए हो? वाइफ को छोड़ने के लिए। उसी क्रम में भाई ताला लगा हुआ है। शॉर्ट सर्किट। हाँ, शॉर्ट सर्किट। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आलोक। एड्रेस क्या कुछ घटना है? घटना ये कॉल मिली फायर स्टेशन से, जो आए फौरन में, और यहाँ आने के बाद घर में फ्रिज थे और कुछ सामान टेबल कुर्सी थे, उसमें आग लगी हुई थी। हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी, हम लोग कर्मचारी लोगन आके तुरंत आग को काबू पाए और अभी आग पूरे ठीक ठाक में है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ज़्यादा जान जीव की क्षति नहीं हुई है। शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने एईएस यानी चमकी बुखार को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों और चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि विगत वर्ष की भांति इस बार भी सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करना सुनिश्चित करेंगे ताकि चमकी बुखार की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि एईएस पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर विभिन्न कोषांगों के द्वारा किए गए कार्यों के अलावे प्रचार प्रसार जन जागरूकता कोषांग की अहम भूमिका होगी। डीएम ने अधिकारियों को कहा कि जागरूकता अभियान में तेजी लाएं ताकि चमकी को धमकी दिया जाए। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि सभी परिवारों तक हमें पहुंच बनानी होगी, गांव ही नहीं बल्कि वार्डों तक पहुंचना होगा। साथ ही विभिन्न माध्यमों से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना होगा ताकि हर व्यक्ति को जागरूक किया जा सके। एईएस को लेके हेल्थ डिपार्टमेंट और जितने भी हमारे अन्य डिपार्टमेंट हैं जिनके कन्वर्जेंस की आवश्यकता होती है, सभी डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की गई है। इसमें हम लोग एकदम ज़ीरो कैजुअलिटी के अप्रोच के साथ बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि जिस तरह से पिछले साल हम लोगों ने इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया था, इस बार हम लोग चाहेंगे किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं हो। हम लोग का उद्देश्य होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकें। जो भी ऐसे यदि बच्चे पीड़ित होते हैं तो उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाए और आइडेंटिफिकेशन होकर तत्काल उनको ट्रीटमेंट मिल जाए, ये हम लोगों का अप्रोच रहेगा। और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं और हम लोगों के पास सबसे बड़ी बात है कि अनुभव भी है पिछले साल का, और इस बार भी हम लोग इसी अप्रोच पर काम करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अवेयरनेस। यदि लोगों को इसके बारे में जानकारी रहेगी, इसके कारणों के बारे में जानकारी रहेगी और शीघ्र ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तो जैसा पिछला एक्सपीरियंस रहा है कि काफ़ी हद तक हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी अप्रोच के साथ मुजफ्फरपुर रजिस्ट्री ऑफिस को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कर दिया गया है। कार्यालय से लेकर रिकॉर्ड रूम तक कैमरे लगाए गए हैं। विभागीय अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को बटन दबाकर कैमरे को ऑन कर दिया। इस दौरान रजिस्ट्रार राकेश कुमार सिंह सहित कार्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। के पाठक ने पूरे कार्यालय का निरीक्षण भी किया। रजिस्ट्रार राकेश कुमार सिंह ने कहा कि सीसीटीवी लगने से न सिर्फ कामकाज पर आला अधिकारियों की नजर रहेगी बल्कि पारदर्शिता के साथ काम भी होगा। एसीएस साहब के पाठक सर आए हुए थे, उनके द्वारा सीसीटीवी कैमरा वीसी जो सेट लगाया गया है, कार्यालय में किए गए पारदर्शिता, एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि प्रतिदिन दस्तावेज रजिस्ट्री हो रही है उसको डिलीवरी कर दिया जाए, वो सब देखे और संतोषजनक पाए और काफ़ी खुश हुए। साथ ही साथ रिकॉर्ड रूम में भी देखे, रिकॉर्ड रूम की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, उनके द्वारा यह रिमार्क्स दिया गया। आए हुए थे इसी सब का निरीक्षण कर? हाँ बिल्कुल, रूटीन निरीक्षण था, इससे काफ़ी संतुष्ट? हाँ सर खुश हुए। और क्या कुछ इधर कुछ खास हो रहा है, कुछ सिस्टम में नया बदलाव? हाँ, सिस्टम में नया बदलाव हो रहा है। स्थल जांच करने के लिए उनका निर्देश हुआ कि आप स्टाफ रखिए और इस संदर्भ में विज्ञापन भी निकला है, उसमें 19 स्टाफ अप्लाई किए हैं और संभवतः 10-12 स्टाफ का सिलेक्शन होना चाहिए, इसलिए कि जरूरत भी है उतनी। उनका आने का मुख्य कारण क्या था? वो औचक निरीक्षण कहीं भी करते हैं और ऑफिस में जो भी कमियां रहती है।
शुक्रवार को एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के एडीजे 1 राकेश कुमार मालवीय और एडीजे 2 राधेश्याम शुक्ला की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। एडीजे 1 राकेश कुमार मालवीय को प्रमोशन के साथ गोपालगंज ट्रांसफर हुआ है, वहीं एडीजे 2 राधेश्याम शुक्ला का प्रमोशन के साथ ट्रांसफर नवादा सिविल कोर्ट में हुआ है, जिसे लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने दोनों जजों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने बेंच और बार के बीच के आपसी सामंजस्य को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को इस प्रकार का आयोजन करने के लिए बधाई भी दी। एडवोकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रामशरण सिंह, महासचिव एडवोकेट वीरेंद्र कुमार लाल, बिहार स्टेट बार काउंसिल के पूर्व सदस्य एडवोकेट उमेश प्रसाद सिंह, सहायक सचिव अमर हसन सहित कई अधिवक्ताओं के साथ दोनों जजों को बुके देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। समारोह के दौरान एडीजे 1 राकेश कुमार मालवीय ने बताया कि मुजफ्फरपुर में उन्होंने कई अहम मामलों में फैसले सुनाए, जिसमें बालिका गृह, जाली नोट सहित कई मामले ऐसे हैं जो हमेशा उन्हें याद रहेंगे। आज बार के मेंबर्स के द्वारा यहाँ से जाने वाले 2 एडिशनल सेशंस जज जो प्रमोट होके क्रमशः गोपालगंज और नवादा प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट होके जा रहे हैं, उनके विदाई के लिए यह समारोह का आयोजन किया गया है। ये बड़ा ही सराहनीय है, क्योंकि बार और बेंच बिल्कुल एक सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं। दोनों के संबंध रेसिप्रोकल्स हैं और आपसी सहमति और सामंजस्य से जो न्याय की गाड़ी है ये बड़े सुचारू रूप से चलेगी। इसके लिए हर आदमी प्रयासरत है और प्रयासरत होना चाहिए। इनफैक्ट आदरणीय जज साहब की स्टेटमेंट को मैं बस इतना ही मैं जोड़ना चाहूँगा कि एडवोकेट एसोसिएशन मुजफ्फरपुर ने ये एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके लिए मैं एडवोकेट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, रामशरण बाबू अध्यक्ष और लाल साहब महासचिव, उमेश बाबू जो स्टेट बार काउंसिल के एक्स मेंबर हैं, राम बाबू सिंह साहब और अन्य तमाम वरिष्ठ और कनीय जो अधिवक्तागण हैं, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। कोई ऐसा केस सर जो आज तक आपके ध्यान में हो मुजफ्फरपुर? यहाँ बहुत सारे केसेस हमने ऐसे किए हैं। पॉक्सो में मैंने डिसीज़न किया, मैं कुछ दिन एक्साइज में भी स्पेशल जज रहा, उसमें 2 बहुत बड़े अपराधियों का जजमेंट मैंने किया था और उस बीच कुछ विवाद भी उठ खड़ा हुआ था। और अभी हाल ही में कुछ महीने पहले मैंने जाली नोटों के जो तस्कर हैं उनका एक जजमेंट मैंने किया था, और वो अंतर्राज्यीय गिरोह है और उसको मैंने सज़ा किया था। तो ये प्रमुख जो हमारे निर्णय हैं जिनको मैं याद रखना चाहूँगा और उसके बारे में उद्धृत करना चाहूँगा। हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए जैसे प्रेरणादायक गीत के रचनाकार पंडित राम नरेश त्रिपाठी की 101वीं जयंती और उपन्यासकार कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु की 121वीं जयंती पर स्वर्णिम कला केंद्र की ओर से शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र के कवियत्री समाजसेवी उषा किरण श्रीवास्तव, मोहन प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साहित्यकार 2 भारत की विभूतियों का जयंती है। फणीश्वर नाथ रेणु को ये उनका मैला आंचल बहुत ही पॉपुलर हुआ था और फिल्म बनी थी उस पर, और देश क्या विदेशों में भी लोग उसको पसंद किए थे। और राम नरेश त्रिपाठी जी का वो प्रार्थना हमको याद है, बचपन में करते थे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। और ये हम लोग बचपन में सभी स्कूलों में यही प्रार्थना किया जाता था। मैं आज इनकी जयंती पर दोनों भारत के महान विभूतियों को नमन करती हूँ। भारत के 2 महान हस्तियाँ, महान विभूतियाँ, रचनाकार, गीतकार
साहित्यकार, उपन्यासकार, हे प्रभु ज्ञान हमको दीजिए, हे अन्नदाता, ऐसे महान गीतों के रचनाकार पंडित राम नरेश त्रिपाठी की आज 101वीं जयंती है और महान साहित्यकार, उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की 121वीं जयंती है। आज दोनों महान साहित्यकारों की जयंती पर स्वर्णिम कला केंद्र श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में दोनों महान आत्माओं के प्रति हम सभी उपस्थित होकर उनको नमन करते हैं। कला संस्कृति एवं युवा विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बिहार राज्य विद्यालय फुटबॉल अंडर 14 प्रतियोगिता का शुक्रवार को विधिवत उद्घाटन कंपनी बाग स्थित खुदीराम बोस स्टेडियम में सांसद अजय निषाद, मुख्य अतिथि मेयर राकेश कुमार पिंटू, अपर समाहर्ता अजय कुमार, विशिष्ट अतिथि एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय, वार्ड 21 के पार्षद केपी पप्पू के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित, झंडा तोलन और गुब्बारा उड़ाकर किया गया। यह प्रतियोगिता 4 मार्च से 8 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता के सारे मैच नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर और खुदीराम बोस स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहले दिन कुल 6 मैच खेले गए। मैच के परिणाम इस प्रकार हैं। पहला मैच खगड़िया और शेखपुरा के बीच खेला गया, जिसमें खगड़िया ने शेखपुरा को 6-0 से पराजित कर दूसरे चक्र में प्रवेश किया। दूसरे मैच में मधेपुरा ने गोपालगंज को 2-0 से पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। तीसरा मैच गया और किशनगंज के बीच खेला गया, जिसमें गया ने किशनगंज को 4-0 से पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। चौथा मैच सारण और शिवहर के बीच खेला गया, जिसमें सारण ने शिवहर को 3-0 से पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। पांचवा मैच सिवान और दरभंगा के बीच खेला गया, जिसमें सिवान ने दरभंगा को 1-0 से पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। छठा मैच बक्सर और जमुई के बीच खेला गया, जिसमें बक्सर ने जमुई को 2-0 से पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय अंडर 14 बालक फुटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी मुजफ्फरपुर को सौंपी गई है, जो यह प्रतियोगिता 4 मार्च से प्रारंभ होकर 8 मार्च तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में कुल 39 टीमें भाग लेगी, जैसा कि 38 जिला की टीम है और एक एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र जो बिहार सरकार की एक खेल की एक बेहतरीन संस्था है, उस संस्था की ये टीम है। तो कुल 39 टीमों के बीच महामुकाबला 4 दिनों तक लगातार आज से प्रारंभ होकर 8 मार्च तक चलेगी। आज कुल 7 मैच आयोजित किए गए हैं। प्रत्येक जिला को टाई सीट उपलब्ध करा दिया गया है। जिस जिला को टाई सीट के अनुसार जिस दिन मैच होंगे उस तिथि को वो जिला रिपोर्ट करेगी। इस प्रतियोगिता में लगभग 50 खिलाड़ियों का जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो उनका चयन किया जाएगा। उसके लिए चयनकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं और उसको आने वाले दिनों में उनको बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रतियोगिता के माध्यम से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो आयोजित हो रहा है, उसके बाद राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर में जो आयोजित प्रतियोगिता से एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम का गठन किया जाएगा, जो नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेगी। इस प्रतियोगिता में आने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार की ओर से 250 रुपया प्रतिदिन की दर से भोजन भत्ता की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उनको आने में जो भी यात्रा खर्च हुआ है, यात्रा भत्ता के रूप में उनको उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार सरकार के द्वारा कुल 9 रेफरी प्रतिनियुक्त हैं जो इस मैच को निष्पक्ष संपादित कराएंगे। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने पूरे बिहार का जितने भी 14 साल से कम एज के बच्चे हैं और स्कूली छात्र हैं सरकारी के, उनका एक आयोजन कराया है। एक बहुत अच्छा पहल है। इससे जो खेल का बढ़ावा मिलेगा और जैसा आप जानते हैं कि आज के दौर में जहां लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है पढ़ाई का भी बच्चों पर, तो एक तरह से समझिए कि मानसिक प्रेशर को रिलीज करने के लिए खेल का मतलब बच्चे में खेल की भावना होना बहुत जरूरी है। 2 साल से खेल बंद था कोरोना के कारण। जी जी, इसकी शुरुआत हुई। यही ना, देखिए बिना सरकारी पहल के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्राइवेट लोग धीरे धीरे बहुत पीछे हट गए हैं। सरकार को अब इसमें आगे आ रहा है। माननीय नीतीश जी का बहुत आभार है। ये पूरे
बिहार में इस तरह से हर खेल में, फुटबॉल ही नहीं, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, जितना खेल है सबका आयोजन जो है राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय होना चाहिए। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।